Kids, our today's topic is about types of set. आज हम types of set के बारे में पढ़ेंगे कि sets की कितनी types होती हैं. There are three types of set. First one is finite set, second one is infinite sets and third one is empty set. First of all हम discuss करेंगे finite set को कि finite set क्या होते हैं. A set having a finite number of element is called finite set. Consider the following examples of the set of the natural number less than 10 and the B is a set of the vowels in the English alphabets. We can examine that it is very easy to count the elements of above two sets A and B. So a set A and the set B are called finite set. Now we consider some more example of set which are given below. फाइनाइट सेट हमारे पास वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर जो हमारे नंबर्स होते हैं या फिर जो एलिमेंट्स या मेंबर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो लिमिटेड नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट. जैसे अगर हमारे पास ए सेट है और उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी सेट है नेचुरल नंबर के लेस देन 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स हैं. बी सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU हैं. तो ये दोनों जो भी सेट हैं इनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए काउंट किया जा सकते हैं इनको, इसलिए ये आपके फाइनाइट सेट हुए. We can examine that it is very easy to count the elements of above two sets A and B, so the set A and set B are finite set. तो ये सेट जिनके लिए हम जो एलिमेंट्स है वो इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट्स है. Now we consider some more examples of set which are given below. The set of the population of Pakistan and D is the set of the hair of your head. अब ये जो एलिमेंट्स हैं C और D के, ये हमारे लिए इजी टास्क नहीं है कि हम इन दोनों को काउंट कर सकें, बट हम इसे काउंट कर सकते हैं अगर हम इसको करें. जैसे कि अगर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है तो हम लोग सेंसस के थ्रू पाकिस्तान की पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं. हेयर ऑफ हेड जो है वो भी है, तो ये मुश्किल टास्क, लेकिन हम इसको कर सकते हैं काउंट. इट मीन्स कि ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट जो है वो फाइनाइट सेट का ऑपोजिट होता है कि वो सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल ना हो, उन्हें हम काउंट ना कर सके, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन. जो अब आपके नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग जो है वो एंड नहीं होती, वो आपके पास अनलिमिटेड होती है, मिलियन बिलियंस तक जाती है. तो इट मीन्स कि जो काउंटिंग हमारी ख़त्म नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इनफाइनाइट सेट होगा. सेट ऑफ ऑड नंबर, जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हो सकती, वो भी हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं. द सेट ऑफ होल नंबर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट. तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ये इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. It is possible to find the last element or member of the finite set, but it is impossible to find out the last element or member of infinite set. जैसा कि हमें पता है कि फाइनाइट एलिमेंट वो होते हैं, फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर हमारे तमाम एलिमेंट काउंटेबल हों. तो जब अगर हमारे पास तमाम एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो हमारे लिए ईजी है कि हम सेट का लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर हमारे पास सेट है AEIOU, तो हमारे पता है कि अल्फ़ाबेट्स जो अगर वॉवल्स हैं उनका एक सेट है तो उसमें लास्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास U होगा. लेकिन यही जब हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं तो उसकी कोई भी जो है वो लिमिटेशन नहीं होती है, वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनका लास्ट जो सेट या एलिमेंट या मेंबर है वो फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. हम देखते हैं कि इसमें से कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है. द सेट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम्स. जो स्टोर में आइटम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में आइटम्स होते हैं, वो क्या हम काउंट कर सकते हैं? जी, हम आइटम्स काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट होगा. द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी हमारे पास काउंटेबल होगा, तो ये फाइनाइट सेट होगा. 2 4 6 एंड अनलिमिटेड. ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये आपके पास इवन नंबर्स हैं और ये अनलिमिटेड हैं, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा, इसे हम काउंट नहीं कर सकते. और ये हमारे पास जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है. तो हमारे पास जो 1 एंड 2 है उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, तो वो हमारे पास काउंटेबल हैं, तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट सेट.
और जो हमारे पास एग्जाम्पल है 3 और 4, ये दोनों हमारे पास अनकाउंटेबल हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो हमारे पास सेट की टाइप आती है वो आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एवरीवन अंडरस्टैंड वेरी वेल द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्टी। हमें पता है कि वर्ड एम्प्टी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि खाली चीज़ जिसके अंदर कुछ भी ना हो, नथिंग। ठीक है, तो अगर हमारे पास है, हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे हमारे पास होता है कि अगर हम कहें हमारी पॉकेट में कोई चीज़ नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी पॉकेट क्या है? एम्प्टी पॉकेट है। इफ़ देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास, तो हम कहेंगे ग्लास क्या है? इट्स एम्प्टी। तो जब इसी तरह आपके सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। वो सेट हम जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट या मेंबर नहीं होता, उसे हम एम्प्टी या फिर नल सेट कहते हैं। An empty set is denoted by the Greek letter this। हम एक ग्रीक लेटर से इसको डिनोट करते हैं, जो हमारे पास ये है, which is read as 5 और simply can be denoted as this। ये जो हमारे पास है सिंबल, ग्रीक सिंबल, इसको भी हम एम्प्टी सेट को इससे भी डिनोट करते हैं, इसको हम 5 बोलते हैं। और जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल ब्रैकेट जो एम्प्टी हो, तो इसका भी मतलब होता है एम्प्टी सेट। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्प्टी सेट की। द सेट ऑफ द 100 फीट टॉल बॉय। तो 100 फीट टॉल बॉय जो है वो नहीं होते, इसका मतलब है कि इसकी कोई भी वो हम ये कहेंगे कि हम इसके एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। इट मीन्स कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ द 20 डेज ऑफ 25 आवर्स। 25 आवर्स का तो दिन होता ही नहीं है, इट मीन्स ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ द हॉर्न्स ऑफ एन एस। इसके हॉर्न्स नहीं होते, इट मीन्स कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के दरमियान में कोई भी नंबर काउंटिंग नहीं है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो हमने ये सब देखा कि ये सब चीज़ें हमारे पास काउंटेबल नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट। सिंगलटन सेट। हमारे पास जब भी कोई सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट हो, तो हम उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा है हमारे पास बी, ये हमारे पास है 1/2। तो इस सेट के अंदर हमने क्या देखा कि हर सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? सिर्फ एक हमारे पास सेट ए है, ये है, और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए। ये हमारे पास सेट दूसरा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है बी, और ये हमारे पास थर्ड सेट है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट है 1/2। तो ये सेट जिसके अंदर आपका सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे आप कहते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हमारे पास सेट्स की टाइप है वो है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स या नॉन इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का ये मतलब है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं और उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यानी नंबरिंग में एक दूसरे के इक्वल इस तरीके से आ रहे हैं, नंबरिंग में एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं 1-to-1, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के पेयर्स बन सकते हैं। ये और ये एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं, ये और ये एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं, और ये इसके इक्वल आ सकते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि अगर एक हम लोगों ने 2 ग्रुप्स बनाए हैं क्लास में और एक 4 बच्चे हैं और दूसरे ग्रुप में भी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग दोनों के 1-1 को लेके पेयर बना सकते हैं, दूसरे के 1 को पेयर बना सकते हैं, तीसरे के 1 को और 4th 1 को। तो ये हमारे पास होता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जब हमारे पास दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स को इक्वली डिवाइड किया जा सके। We use the same concept to define the equivalent and non-equivalent sets. Suppose हमारे पास जैसे है कि A सेट है 1, 2, 3 and 4 और B सेट है A, B, C and D are the two sets. Now we can check whether the two sets are establishing 1-to-1 correspondence or not. हमारे पास फर्स्ट सेट था 1, 2, 3, 4, इसको हमने ऊपर लिखा। बी सेट हमारे पास थे 4 अल्फ़ाबेट्स, उनको हमने नीचे लिख दिया। अब हमने देखना है क्या इनके अंदर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है इस्टेब्लिश हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है। 1 A, 2 B, 3 C, 4 D. We can examine the correspondings to each element of set A. There is an element of B set. तो हमने क्या देखा कि इनके अंदर 1-to-1 correspondence establish हो रही है. It means two sets are establishing 1-to-1 correspondence, which can be denoted as A arrow B. Such type of sets are called equivalent set. तो ये जो हमारा सेट होते हैं इन सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, जब हमारे दो सेट्स के दरमियान में नंबर्स
सेम हो, दोनों सेट्स में नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन देम, यानी उनके दरमियान में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश हो रही हो तो तब वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट होते हैं। अगेन कंसिडर टू सेट्स C एंड D, वी ट्राई टू एस्टैब्लिश अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, यानी हमारे पास A सेट जो है वो C है, दूसरा सेट जो है वो D है। E सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं और D सेट में हमारे एलिमेंट्स 5 हैं। क्या हम देखते हैं कि इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है? C सेट के एलिमेंट हैं 1, 3, 5 एंड 7। 1 का A के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, 3 का E के साथ, 5 का I के साथ और 7 का O के साथ। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई हो रही है, लेकिन U में नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास U में कोई भी सेट, इट मीन्स कि इसमें जो है हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई नहीं हो रही और ये दोनों सेट्स जो हैं हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास A सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8 और B सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। आर सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, हम देखेंगे। पहले हमने A सेट्स के एलिमेंट्स लिखे, दैट आर दोज आर 2, 4, 6 एंड 8 और B सेट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। हमने देखना है कि इनके दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई हो रही है। 2, 1 से कॉरेस्पॉन्डेंस है, 4, 3 से, 6, 5, 8, 7, लेकिन जो हमारे पास 9 एलिमेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट है वो नहीं है। इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई नहीं हो रही, तो ये सेट जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्वल सेट। सपोज सेट P एंड सेट Q आर एनी टू सेट्स, हमारे पास P और Q दो सेट्स हैं। P के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5 और Q के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 3, 1, 5, 2 एंड 4। From the above we can examine that each element of set P is and also the element of set Q। हमने देखा कि P सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो Q के अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं, बस उनका ऑर्डर क्या है, चेंज है। Similarly, each element of set Q is also the element of set P, यानी जो Q के एलिमेंट्स हैं वही P के भी हैं और जो P के हैं वही Q के एलिमेंट्स हैं। Such type of sets are called equal sets which can be written as P is equal to Q। यानी हमारे पास ये दोनों सेट्स इक्वल हैं बिकॉज इनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज है लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। इट मीन्स P सेट्स Q सेट के इक्वल है। तो ऐसे सेट्स जिसके अंदर एलिमेंट्स सेम हो वो हमारे पास इक्वल सेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ द सेट। If each element of set A is also the element of set B, then the set A is called the subset of set B, which is denoted by symbol this। हमारे पास U है जो राइट साइड पे होता है और नीचे एक लाइन होती है जिससे हम सबसेट को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास A सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6 और 8, 10 और B सेट जो है उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 till 10। तो हमने क्या देखा कि A सेट के तमाम एलिमेंट B के अंदर भी प्रेजेंट है। इट मीन्स जो हमारे पास A सेट है वो सबसेट हुआ B सेट का। B सेट एक पूरा सेट है और A सेट जो है उसका सबसेट है क्योंकि A के अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो देन A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट B। तो हम कहेंगे कि A सेट जो है वो B सेट का सबसेट है। In the above example, we can observe that each element of set A is also the element of set B. So, set A is the subset of B. That can be read as set A is the subset of set B. Every set is also the subset of itself, e.g. A is the subset of A and B is the subset of B. यानी हर एलिमेंट जो हर सेट होता है वो अपने ही सेट का भी सबसेट होता है क्योंकि अगर हम देखें तो A सेट के तमाम एलिमेंट्स A सेट के अंदर ही प्रेजेंट हैं, B सेट के तमाम एलिमेंट्स B सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। इट मीन्स कि B अपने ही सेट का सबसेट है और A अपने ही सेट का सबसेट बनेगा, ठीक है। और A और B हमारे पास दो सबसेट्स हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है और उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं A, E, I, O, U
और बी सेट्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं A to Z सब अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हमने क्या देखा कि A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर भी प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि जो हमारे पास A सेट होगा वो B सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपरसेट। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन द सेट B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट A। यानी हमने देखा कि A सेट के तमाम एलिमेंट्स B सेट में हैं तो A सेट B सेट का सबसेट होगा। तो जो हमारे पास B सेट है, जो पूरा सेट है, वो हमारे पास सुपर सेट होगा। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन द B सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट A। तो B सेट जो है वो सेट A का सुपर सेट होगा। B is a superset of A that can be read as the set B is the superset of set A। तो हमारे पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सेट होता है, साइन होता है, ये हमारे पास सुपरसेट को शो करता है। इट मीन्स B is the superset of set A। और यहाँ पे हमारे पास क्या था कि A is a subset of B। नेक्स्ट हमारे पास सेट की टाइप्स आती हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। A द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमारे पास एक सेट है A सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 9, 1 से लेकर 9 तक। B सेट में जो हमारे पास हैं फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास, ये दोनों सेट सेम हैं। फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट सेट A कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। यानी सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स सेट B में भी प्रेजेंट हैं। तो सेट A कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सेट B और सेट A एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। हेंस सेट A इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। यानी सेट A जो है वो सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो जब हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। यानी A जो है वो सबसेट है B का, इम्प्रॉपर सबसेट है B का। नाउ वी कैन एग्जांपल अदर एग्जांपल व्हिच इज गिवन बिलो। A जो है वो हमारे पास क्या है, AOU, और B हमारे पास है EEIOU। तो एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि जितने भी A के एलिमेंट्स हैं वो सेट B के, जो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में तो हैं, बट सेट B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो सेट A में नहीं हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो सेट A है वो प्रॉपर सबसेट है और सेट B का, यानी सेट A आपका प्रॉपर सबसेट है सेट B का, जिसको हम लिखेंगे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। और प्रॉपर सबसेट को हम शो करते हैं इस नंबर से जिसमें हम नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं लगाते हैं, हम नीचे लाइन नहीं लगाते हैं। A ऑपोजिट U B, हमारे पास आता है A ऑपोजिट U और B। सेम हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं हमारे पास। प्रॉपर सबसेट अगर हमारे पास A सेट है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 10 और B सेट ये है तो दोनों इक्वल हैं। जब आपके पास दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी सबसेट के अंदर ही दोनों सेट्स एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है कि जो A सेट है वो B सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है बट इम्प्रॉपर सबसेट है। और दूसरी कंडीशन में जब हमारे पास A और B सेट है और A सेट के तमाम एलिमेंट्स B में तो हैं पर B में कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट होगा। ये हमारा प्रॉपर सबसेट होता है और ये होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट जब दोनों के सेट्स क्या हों, इक्वल हों। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन। वी विल राइट बैक विद अनदर लेसन।